how are you? Hope you are fine. Today we are going to start the economy series, है ना? जैसा कि आपको पता था कि हम लोगों ने पॉलिटी के PYQs कंप्लीट कर लिए हैं 2013 से 2025 के, है ना? पॉलिटी 2013 से 25 के कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स, है ना? इकोनॉमिक्स के PYQ बिल्कुल उसी तरीके से टोटल PYQs 2013 से 25 के अलॉन्ग विथ अलाइड इंफॉर्मेशन एंड वो हम इसको अलाइड नॉलेज को हम देखते चलेंगे. जैसा कि कल मैंने माइक्रो शेड्यूल दिया था, दिस विल बी टोटल ऑफ 13 लेक्चर्स. विद 13 लेक्चर्स के बाद विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. तो पहला सवाल जो 2025-24 में आया हुआ है वो ये है, इट इज डिजिटल रूपी, है ना? डिजिटल रूपी की बारे में बात की जा रही है. अब देखिए डिजिटल रूपी जो होती है, डिजिटल रूपी होता है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये बिटकॉइन के जैसा होता है, पर अंतर ये है कि जो बिटकॉइन है ना, जो बिटकॉइन है वो लीगल नहीं होता है, वो सेंट्रल बैंक के अंडर में नहीं होता है. जबकि CBDC जो है वो एक फिएट करेंसी है. फिएट करेंसी का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल एसेट्स के द्वारा बैक्ड नहीं किया जा रहा है ना. दूसरी चीज ये एक लीगल टेंडर है, ये लीगल टेंडर होता है, ठीक है. ये सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया है तो RBI उसको क्या करता है, गवर्न करेगा, IBI उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है. ये सब चीज होता है CBDC से रिलेटेड. अब CBDC ई रूपी भी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ई रूपी, है ना. CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल फॉर्म में होता है, नो फिजिकल फॉर्म, नो फिजिकल फॉर्म. अब देखते हैं. इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय RBI इन अलाइनमेंट विथ मॉनेटरी पॉलिसी. आपको मैंने बताया कि RBI मॉनिटर करता है, सो ट्रू. थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूं. इट इज अपियर्स एज ए लाइबिलिटी ऑन RBI बैलेंस शीट. जिस तरह से अब लीगल टेंडर है तो लाइबिलिटी भी होगा RBI पे, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन. ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड होगा. जैसे नॉर्मल फिजिकल करेंसी की वैल्यू घटती है इन्फ्लेशन बढ़ने पे, है ना, उसी तरह से इसकी भी घटती है. इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी. इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड गैस. ये भी ट्रू है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं ना. सो 1 to 4 इज द राइट आंसर, ठीक है. 1 to 4 इज द राइट आंसर. तो आप देख सकते हैं एक ऐप नॉलेज के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता था. सिर्फ आपको बहुत डिटेल नहीं, अगर आपको पता होता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है, आप इजीली सवाल को निकाल सकते थे. नेक्स्ट, ये तो 2022 मैंने भी दिया था. विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब देखिए NFT क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन. जैसे मैंने कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, है ना, पेंटिंग बनाई, कोई आर्ट क्राफ्ट बनाया, आर्ट बनाया, ठीक है, ये नॉन फंजिबल टोकन के रूप में इनको कहा जाता है. अब आते हैं, इससे बात करते हैं. दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, ठीक है, ट्रू. मैंने कोई पेंटिंग बनाई, वो फिजिकल एसेट है ना, उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है. दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन. अब देखिए, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन. बिल्कुल, ये भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज़ में था जब बिटकॉइन की बात आई थी, है ना. एक ब्लॉकचेन क्या होता है, एक पब्लिक लेजर होता है. क्या होता है, नेक्स्ट सवाल में आपको दिखेगा. पब्लिक लेजर होता है, ठीक है. एक तरह से समझ लो, लेजर मतलब रजिस्टर, है ना. अकाउंट्स वाले ज़्यादा अच्छा जानेंगे लेजर क्या होता है. जिसका कोई सिंगल कंट्रोल में नहीं, के अंडर नहीं होता, नॉट अंडर सिंगल कंट्रोल, नॉट अंडर सिंगल कंट्रोल, ठीक. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड and therefore can be used as medium of exchange. They can be traded, exchanged equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. देखिए commercial transactions के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता है. So this is a kind of false statement. So पहला दो आंसर सही है, याद रखिएगा. मुझे जब मैं पेपर दिया था, तो मैं जब पेपर दिया था तो मुझे इतना ध्यान था कि जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है ना, और पहला सही है. तो क्लियर आंसर निकल गया था. सेकंड को लेके मैं बहुत श्योर नहीं था. तो देखिए, आप अगर थर्ड पे आप क्लियर है कि इसको, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था विजन या किसी के बुकलेट में कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स है ना, नॉन फंजिबल टोकन्स है, उनको आप यूज के लिए, एक्सचेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना. अच्छा, अब यहीं से एक और चीज़ है कि फंजिबल मतलब क्या होता है ना.
फंजिबल मतलब क्या होता है? तो फंजिबल का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो सिमिलर किसी अदर प्रोडक्ट से रिप्लेसेबल हो, है ना। तो नॉन फंजिबल, नाम से पता चल रहा है नॉन फंजिबल, ये रिप्लेसेबल नहीं है, तो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फंजिबल का मतलब होता है, मैं आपको बताया ना, फंजिबल का मतलब होता है, समझिए, फंजिबल का मतलब हो जो सिमिलर प्रोडक्ट से रिप्लेसेबल हो, रिप्लेसेबल बाय सिमिलर प्रोडक्ट। अब नॉन फंजिबल इसमें लगा है, मतलब एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, ये इटसेल्फ ये थर्ड स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपका अंग्रेजी भी मजबूत रहे तो बेनिफिट मिलता है प्रीलिम्स के अंदर। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ पब्लिक लेजर विथ नो सिंगल कंट्रोल, अभी मैंने बताया, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. एक तो हार्श वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ ओनली। इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, जो कि फॉल्स है, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा नॉन फंजिबल टोकन जो है वो भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट, applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. True, क्योंकि सिंगल कंट्रोल है नहीं तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। मेरा सही हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल एटीएम इन इंडिया? बहुत ही आसान सवाल है, जो भी बेसिक जानता है एनपीसीआई के बारे में, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, वो सारे एटीएम्स को लिंक करता है ना, और यही इसी के अंडर में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आता है ना, जिससे रिलेटेड 2017 में सवाल पूछा गया था। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट भी इसी के अंडर में आता है, ये इंप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? मैंने आपको बताया, मैं पहले बता दूं, लीगल टेंडर का मतलब जिसको एक्सेप्ट, जिसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते पेमेंट को, लीगल टेंडर के फॉर्म में। भारत में लीगल टेंडर आपका रूपी है, रूपी कॉइन्स है, और भारत में लीगल टेंडर आपका नोट्स है, बैंक नोट्स। ये दोनों में अगर पेमेंट दे रहा है आपको तो आप रिव्यूज नहीं कर सकते। आपने बहुत न्यूज़ सुना होगा सोशल मीडिया पे कि 10 लाख की गाड़ी खरीदने सिक्का लेके आया, 2 दिन लग गए काउंट करने में बैंक उसको, कार डीलर को, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है। लेकिन याद रखिए, बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, है ना, बैंक चेक, डीडी, यूपीआई, ये सब लीगल टेंडर नहीं होते, दीज आर नॉट लीगल टेंडर। ठीक, आपको याद होगा 2016 लीगल टेंडर मतलब इसको आप रिफ्यूज कर सकते हो। 2016 में, या कोई जो लेने वाले की दायित्व तो नहीं है कि वो आपको पे करे। 2016 में जब नोटबंदी मोदी जी ने किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? द मनी विच इज टेंडर इन कोर्ट ऑफ लॉ, फालतू बात। द मनी इन विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, अब ये ट्रू स्टेटमेंट है। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, चेक ये तो होता ही नहीं है। मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, देखिए ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, पर उसने ये नहीं कहा कि कॉइन या बैंक नोट। तो बेस्ट जो है मेरे हिसाब से, जो बेस्ट आंसर जाएगा वो यही जाएगा फिफ्थ का, दैट इज बी, दैट्स मनी इन विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट, है ना, मेरा सही बात है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स, फिर से आ गया सीबीडीसी की चर्चा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नहीं यूपीआई की चर्चा है। भीम ऐप अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अभी आसान लग रहा है, उस समय भीम ऐप जस्ट लॉन्च हुआ था तो बहुत लोग को नॉलेज नहीं था, ये स्टेटमेंट तो सही है। कहने का मतलब यूजिंग भीम ऐप, आप मान लो जैसे मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है ना, ठीक है, और मैं दूसरे का किसी और बैंक में अकाउंट है, तो यूपीआई के थ्रू हम भीम के यूपीआई के थ्रू भीम ऐप से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके जैसे मैं सामान खरीद रहा हूँ, उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा है, मेरा एसबीआई है, तो हम यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। While in a chip PIN debit card has 4 factor of authentication, Bheem has only 2 factor of authentication, ये false है। मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो गया था, इसीलिए मुझे नेगेटिव हो गया था। ये याद रखिएगा, भीम के अंदर 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं। सर ये क्या होता है? जैसे आप देखते हो ना कि एक तो आपसे पासवर्ड डलवाता है, फिर आपको एक ओटीपी आती है, तो ये सब फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं। अगर हम चीज़ों को समझ के अपन रटेंगे ना तो दैट इज इजी टू रिकॉल एंड रिक्लेम इन आवर माइंड। अंधेरिया रटेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनपीसीआई, देखिए मैंने कहा था ना 17 में जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें ये था।
NPCI helps in promoting financial inclusion in the country. True. NPCI है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को गवर्न करता है और उसके थ्रू वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है. इट हैज़ लॉन्च रुपए डेबिट कार्ड स्कीम. कार्ड रुपए डेबिट कार्ड आपने सुना होगा, है ना. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. सो बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स इन न्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म. ठीक, देखिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, जिससे सारे बैंक इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े रहते हैं. इतना ही काफ़ी है चीज़ को सॉल्व करने में. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ अ बैंक ब्रांच विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस वेयर दे ओपन देयर अकाउंट. ट्रू. जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट है SBI पटना में है, पर मैं दिल्ली में भी SBI से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ. दैट इज ड्यू टू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन. देखिए थोड़ा सा आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं. हर कुछ ना डी कंट्रोल किया जा रहा है जनता के लिए, तो उसमें ये स्टेटमेंट तो बहुत ही मतलब बेतुका टाइप है. सो दिस इज फॉल्स. इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाई विच ए बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन बाई अदर बैंक. ये तो बिल्कुल ही बेकार. NPS से कोर बैंकिंग सोल्यूशन का कुछ भी लेना देना नहीं है. ओनली वन इज द करेक्ट आंसर. तो थोड़ा देखिए कॉमन सेंस तो प्री में लगता ही है. हर चीज़ का नॉलेज हो, दैट इज़ नॉट. ऑनेस्टली स्पीकिंग 100 में से 30-35 सवाल सबको आते हैं. बाकी उसके बाद ऐसे ही लॉजिकल इंटेलिजेंट गेसिंग, थोड़ा रिस्क लेना पे ही काम चलता है और वो लेना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड. विथ रेफरेंस टू बिटकॉइन, उस वक्त बिटकॉइन बहुत चर्चा में था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. 2016 में आया सवाल. बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. नहीं, यही तो अंतर है. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी RBI ट्रैक कर सकता है, पर बिटकॉइन नहीं कर सकता. और बिटकॉइन का बहुत मिसयूज़ हो रहा था. डर था कि इसको यूज़ करके क्राइम्स होंगे, ये होगा, टेररिज्म फैलाया जाएगा. तो RBI ने कहा कि भैया ठीक है ना, जनता को तुमको डिजिटल करेंसी में खेलना है तो तुम लीगल टेंडर वाले डिजिटल करेंसी में खेलो. क्या जरूरत है बिटकॉइन में खेलने की. Anyone with a Bitcoin address can send and receive Bitcoin from anyone else with Bitcoin. True है, जनरल स्टेटमेंट है. ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट इधर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर. ठीक है, देखिए पहला तो है ही नहीं, तो पहला है नहीं तो ये क्या, ये गया. 3 दोनों में ही सही है और 2 भी सही है, तो उस नाते हम लोग आंसर बी हो जाएगा. क्योंकि अगर आपको एड्रेस किसी का पता है तो भी बिटकॉइन जा सकता है, और अगर विदाउट किसी इधर ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंड विदाउट इधर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर. सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता है तो भी पेमेंट जा सकता है. और यही इसी से हवाला को प्रमोशन मिलता है, हवाला पेमेंट को, है ना. हवाला पेमेंट आप सुने होंगे, न्यूज़ में रहता है. हवाला पेमेंट को प्रमोशन मिलता है. और इन्हीं चीज़ों से तंग आकर के दुनिया की कई गवर्नमेंट ने सॉवरेन डिजिटल करेंसी निकाला है, जिसको CBDC कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत सारे एलाइड नॉलेज मिले होंगे, है ना. जैसे मैं फंजिबल बताता हूँ, आने वाले समय फिर फंजिबल टोकन्स पे आ सकता है सवाल, नॉन फंजिबल टोकन्स पे, बिटकॉइंस पे, है ना. तो इसलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आज का ये 13 मिनट का एक लेक्चर था. इसी तरीके से हम लोग टोटल 13 लेक्चर लेंगे. कुछ में बीच में 1-2 लेक्चर 40-50 मिनट का हो सकता है, क्योंकि किसी किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, 40 सवाल होते हैं ना. फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. बस आप सपोर्ट करते रहें, है ना. थैंक यू.